Welcome, beloveds. Today's session is about how, as a parent, you can talk to your child. This is very, very important. I'm sure that after watching today's session, you will completely change the way you talk to your child, the way you understand and communicate to your child's needs and wants, and most importantly, the way you address and respond to your child's needs and wants. सबसे पहली चीज़ ये कि पेरेंट एंड पेरेंटिंग दोनों ही अलग चीज़ है ना. पेरेंट को आप समझ सकते हो कि वो एक इवेंट है व्हेन both couples decide that they want to be a parent and the birth of a child happens, then they call themselves as a parent. जैसे मैं हेवन की यशोदा माँ हूँ, ठीक है, तो मैं उसकी पेरेंटिंग मदरिंग कर रही हूँ और हम दोनों के बीच का वो अलग तरीके का रिलेशनशिप है. पर आपने जो ह्यूमन बेबी को बर्थ दिया है तो वो यू आर एज अ पेरेंट. लेकिन पेरेंटिंग जो है वो लाइफ लॉन्ग जर्नी है. पेरेंटिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी प्लस पेरेंटिंग एट एवरी developmental stage of life or at every phase of life is going to be different. It's not going to be same and it should not be same. So ये आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग है जो आपको नोट करनी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड पेरेंटिंग. ठीक है. अब पेरेंटिंग जो है तो व्हेन यू हैव पेरेंट योर चाइल्ड एज अ 5 year old, तो आपका अप्रोच अलग रहा होगा क्योंकि तब आपको अपने बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ेगा ना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बिकॉज योर चाइल्ड इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड everything on his own. So you have to be his or her shadow. आपको उसकी परछाई की तरह चलना पड़ेगा और उसको सब समझाना पड़ेगा. लेकिन वही बच्चा जब एडोलेसेंस एज में आ जाता है, लाइक 15 to 18 years में है, तब आपको वो स्ट्रिक्ट पेरेंट नहीं बनना है कि आप ये करो ये मत करो बिकॉज आई वॉन्ट कि आप ये करो एंड आई वॉन्ट कि आप ये मत करो. तब आपका ये अप्रोच काम नहीं करेगा क्योंकि टीन और एडोलेसेंस एज में आपका बच्चे का खुद का भी डेवलपमेंट हो गया होता है. अब उसकी खुद की थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई होती है. उसका कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, सोशल ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है. सो तब आपके बच्चे की नीड्स भी अलग होती है, आपके बच्चे की प्रॉब्लम्स भी अलग होती है, पर्सपेक्टिव भी अलग होता है. एंड सो आपका पेरेंटिंग भी उसी हिसाब से चलना चाहिए. तो यू हैव टू बी मोर लाइक अ फ्रेंड. कीपिंग ऑफकोर्स पेरेंट तो आप रहोगे ही, बट यू हैव टू अप्रोच एंड रिस्पॉन्ड मोर लाइक अ फ्रेंड. एंड फिर आपका वही बच्चा जब अपना करियर और अपना प्रोफेशन बना रहा है और फिर और थोड़े साल बाद जब वो अपनी खुद की फैमिली भी स्टार्ट करता है, तो तब भी आपका रोल थोड़ा अलग हो जाएगा. सो ये डिफरेंस खास है पेरेंट और पेरेंटिंग का जो हमें समझना है कि पेरेंट एक इवेंट है लेकिन पेरेंटिंग अलग है एंड पेरेंटिंग इज़ अ प्रोसेस एंड दैट्स वेयर योर फोकस शुड बी. सी, जस्ट बिकॉज यू आर अ पेरेंट डजंट मीन कि यू विल रूल द लाइफ ऑफ योर चाइल्ड. आप पेरेंट हो, आप कोई रूलर या इन्वेडर नहीं हो कि आप कैप्चर करो अपने बच्चे को या इन्वेड करो उसकी लाइफ को. एक चीज़ जो आपको ख़ास ध्यान रखनी है, जो ऑलरेडी पेरेंट्स है या जो फ्यूचर में जाके बनेंगे, एक चीज़ ख़ास ध्यान रखना कि बच्चे जो है ना वो आपके लिए नहीं आते, बच्चे सिर्फ आपके थ्रू आते हैं. सो यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. ओके, वैसे तो हम सभी इंस्ट्रूमेंट्स ही है गॉड के प्ले में इस दुनिया में. तो यू जस्ट लाइक दैट, यू आर एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, थ्रू विच द चाइल्ड इज़ बॉर्न. सो ये चीज़ हम सारे यंगस्टर्स हो या जो ऑलरेडी पेरेंट है, इट इज़ फॉर दिस मैसेज इज़ फॉर एवरी वन दैट चाइल्ड कम्स थ्रू यू, चाइल्ड इज़ नॉट कमिंग फॉर यू. मतलब कि बच्चा आपके लिए नहीं आता है, बच्चा सिर्फ आपके थ्रू आता है. तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू कीप योर चाइल्ड्स नीड्स फर्स्ट, नॉट योर ओन एक्सपेक्टेशंस फॉर द चाइल्ड. ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसको नोट करके आप बाद में रिफ्लेक्ट कीजिएगा
तो आप समझोगे कि आपको कहाँ कहाँ किस जगह इंच बाय इंच अपना एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव एक बच्चे को नर्चर करने में चेंज करने की ज़रूरत है. दैट इज़ नंबर वन थिंग. सेकेंड, कम्युनिकेशन इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो वर्बल मीन्स जब आप डायरेक्टली वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू बात कर रहे हो, एंड नॉन वर्बल में आप गेस्चर्स यूज़ करते हो, आई कांटेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, या जो भी बॉडी लैंग्वेज या इशारों के थ्रू बात करते हो. ये सब ज़रूरी है. बच्चे के लिए अफर्मेटिव लैंग्वेज विच आई बिलीव इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अफर्मेटिव लैंग्वेज मीन्स वेल इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन इन स्पीकिंग जनरली. बच्चे के लिए खास करके क्यों? क्योंकि इवन दो let's say your child knows that you love them as their parents, that your child knows that he or she can do whatever they want to do, that your child knows that he is capable of achieving or doing anything he wants, but still the stroke of your appreciation, the stroke of your praise, the stroke of your love, the stroke of your friendship is very very important. This is called affirmative language, where you have to repeatedly affirm your love for your child. You have to repeatedly affirm how much you care for them, and most importantly how much you believe in them. ये सबसे ज़्यादा important है, that how much you believe in them, how much confidence you have in them. See, most of my job as a psychologist involves dealing with children of different age groups and their parents directly. So, जब भी मैं काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ ना पेरेंट्स के, तो कम्युनिकेशन को एक खास इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डोंट नो हाउ टू एड्रेस चाइल्ड्स प्रॉब्लम एंड देन हाउ टू टॉक टू द चाइल्ड. एंड ऑल्सो योर चाइल्ड में हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़. जैसे कि कुछ बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं. ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के मस्ती कर रहे हैं या लेज़ी बन रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट कंडीशन इन फैक्ट. पर कुछ बच्चे जैसे कि बहुत ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं, दे डोंट डू देयर क्लास वर्क और होमवर्क्स, या बहुत ही मैसी है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, इम्पल्सिव है, रेस्टलेस है, फिजिटी है, एंड या फिर दे आर नॉट अटेंडिंग स्कूल्स रेगुलरली, या फिर दे आर वेरी स्टबन, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, कुछ फॉलो नहीं करना चाहते, एंड मे बी यू एज अ पेरेंट इज़ जस्ट हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम विद दैम. सो ये सब चीज़ें आई एड्रेस इन माई काउंसलिंग सेशंस विद पेरेंट्स, which involves communication as one of the most important tool. So let us start with that. First thing is I want you to note down, okay? And so first point is active listening. Active listening बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Active listening means कि you are paying full attention on what your child is saying or talking about. जो भी आपका बच्चा बोल रहा है या आपको समझा रहा है या कह रहा है या नहीं कह रहा हो, आप उसको एक्टिवली सुन रहे हो. नाउ एक्टिवली सुनने का मतलब क्या है कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने थॉट्स, अपने इरादे उस पर इम्पोज मत करो, मतलब उस पर डालो मत, उस पर हाँ थोपो मत, लाइक दैट, डालो मत, ओके. उसको बस सुनो कि व्हाट द चाइल्ड इज़ सेइंग. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा कह रहा है कि आई हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट डे एट स्कूल टुडे, आई थिंक नो वन लाइक्स मी इन माई क्लास, तो यू आर जस्ट लिसनिंग. यूजुअली पेरेंट्स पता है क्या करेंगे, जैसे ही बच्चा कुछ भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा या अपना कुछ भी शेयर कर रहा है ना, पेरेंट्स इमीडिएटली जंप कर देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें ही ऐसा लग रहा है. आपको कैसे पता कि उसको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है? आपको शायद ऐसा लग रहा होगा. अगर बच्चा कह रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है, तो वो उसके लिए ट्रूथ है ना, वो उसके लिए रियलिटी है, वो उसका एक्सपीरियंस है. आप ऐसे बोलोगे कि नहीं आप ऐसे मत सोचो, आप ऐसे फील मत करो, तुम्हें तो खाली खाली लग रहा है, तुम्हें तो हमेशा ही ऐसा लगता है, इससे पर्सन को बहुत ही रिजेक्टेड फील होता है. एंड रिजेक्शन फील करना मतलब कि वो एक एक्चुअल
फिजिकल पेन या डेथ के मुताबिक पेन फील होता है साइकोलॉजिकली. सो पेरेंट्स इमीडिएटली ये जो जंप कर लेते हैं ना, वो चीज़ अभी आपको कम्प्लीटली हटा देनी है. वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू एक्टिवली लिसन कि आपका बच्चा क्या कह रहा है. सो अगर बच्चे ने कहा कि नो वन लाइक्स मी इन द क्लास, या मेरा स्कूल जाना ही नहीं पसंद है, या स्कूल में नहीं अच्छा लग रहा, या कुछ गलत वलत हो रहा है, तो आपको उसको सुनना है एंड फिर आपको राइट क्वेश्चंस पूछने हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, give me the evidence of what makes you think that no one likes you in the class. Give me the evidence for what makes you think that people are not being nice to you. Tell me more about what has happened. कहाँ पे थे आप, क्या कर रहे थे, कौन सा पीरियड था, कौन सी टीचर थी, क्या हो रहा था. टेल मी मोर अबाउट इट. सो आपको एक्टिव लिसनिंग में क्यूरियस बनना है, एकदम क्यूरियोसिटी रखनी है, मतलब जानने की जिज्ञासा रखनी है कि चल क्या रहा है उसके मन में. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा जो कह रहा है, जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कम्प्लीटली सही भी हो, क्योंकि क्या है कि अगर कोई इमोशनली लो है तो वो तकलीफ़ तो उसको हो रही है ना. तो एक्टिव लिसनिंग में हम वो चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं और फिर हम करेक्शन के पाथ पे जाएंगे. बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को समझो करो कि चल क्या रहा है. सेकंड पॉइंट है रिफ्लेक्टिव या पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही अपने बच्चे को सुना, जैसे ही बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर आपको वो सेम चीज़ पैराफ्रेज करनी है. मतलब यू हैव टू रिपीट व्हाट द चाइल्ड हैज़ जस्ट टोल्ड यू. सो फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड सेज, नो वन लाइक्स मी इन द क्लास, आई डोंट वॉन्ट टू अटेंड माई स्कूल. So you as a parent will say, so you are telling me that you are having a very tough time at school. Tell me more about it. That was first example. Am I clear? Second example, let's say the child says, I don't understand this subject. I don't want to do it. It's just a complete waste of time. You as a parent are paraphrasing after listening properly. Okay, you as a parent are paraphrasing, so it seems like you are not having positive understanding of this subject, or it seems like this subject is irritating you, or maybe you are just having a difficult time with this subject, right? Tell me what ways you have found out to make it more easier for yourself, because you have to complete it anyway. Third example, let's say the child says, I'm feeling very depressed. I think like I would be better off dead. मतलब मुझे जीना ही नहीं है, मुझे ना इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा. अब ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है और ये चीज़ पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डरा भी देती है. और बच्चे आजकल ना खास करके रूम में बहुत अकेले बैठे रहते हैं, या वो लोग वीडियो गेम्स में होते हैं, मोबाइल्स में होते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा चल रहा होता है, या बहुत अकेले अकेले रहते हैं. ये सब एक्चुअली कंसर्न्स है जिसके लिए आपको डेफिनेटली काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प तो लेनी ही चाहिए. दैट इज़ वन थिंग. बट व्हाट यू कैन डू एज अ पेरेंट. सो अगर बच्चे ने कहा कि आई एम फीलिंग वेरी लो एंड सैड, और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड टीयरी है, सैड है, एंड आई डोंट फील लाइक लिविंग, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, तो आपका रिस्पॉन्स एज अ पेरेंट क्या होगा? आई वॉन्ट यू टू नोट इट डाउन फर्स्ट. थोड़ी देर सोच के आप लिखो कि जब आपका ही बच्चा ऐसे मरने वाली बात कर रहा है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप थोड़ा डर जाओगे, पर आप उसको बोलोगे क्या, वो पहले आप नोट करो ये वीडियो को पॉज करके. ठीक है, आपका रिस्पॉन्स ये हो सकता है, सो आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर हैविंग अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, you are not able to manage your feelings, and you are thinking and feeling that there is no meaning to all this, and you are saying that you are having a thoughts or of on the suicidal side, and this is
very very difficult for you and very very difficult for me also to attend to or listen to. Please tell me more about it. Please tell me more बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I tell you why later on. पर आपको इस तरीके से अप्रोच करना है, खाली घबरा नहीं जाना है. बट ऑफकोर्स एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि वो कुछ गलत ना कर दे, ठीक है. पर हम बात कर रहे कॉन्वर्जेशन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू. सो व्हेन द चाइल्ड सेज कि यू नो लाइक I feel like or I think like I should like commit suicide, or I'm feeling very sad, down and depressed, your paraphrasing will involve, I understand that you are having a very very difficult time right now and you are having very difficult emotions, so tell me more about it. That should be the response. Okay. And when you say no tell me more about it, आप उसको चांस दे रहे हो अपने आप को एक्सप्रेस करने का. सो दिस इज कॉल्ड एन ओपन इंक्वायरी. After you acknowledge, after you have listened actively, after you have paraphrased, meaning you have repeated what the child has said about his or her experience, you do an open inquiry, which means you say that okay, tell me more about it, what has happened. This will allow your child to express himself fully about the event, situation, as well as about his or her own thoughts and feelings, which is very very important. And second thing, आपके बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा कि आप उसको जज कर रहे हो या कोई उसको सुन नहीं रहा है. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट थिंग है, कीप योर सेल्फ इन देयर पोजिशन. You have to guide your child as a friend and less as a parent. यहाँ पे I want to emphasize on roles that we play. हम सबके अलग अलग रोल्स होते हैं ना. अभी हम पेरेंटल रोल्स की बात कर रहे हैं. तो जब हम अपने आप को ना एक पदवी पे रख देते हैं ना कि आई एम अ मदर एंड आई एम अ फादर, तो हम उसी रोल के थ्रू डिक्टेट करते हैं अपनी लाइफ एंड दूसरों की लाइफ्स भी. और हम उसी रोल्स के अकॉर्डिंगली हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है और वही हम प्रोजेक्ट करते हैं सामने वाले के आगे. बट व्हेन यू आर डीलिंग विद द चाइल्ड, योर चाइल्ड नीड्स यू. चाइल्ड को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपका रोल क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, वो आप अपनी वर्क प्लेस पे रखो, ठीक है. बट इवन एज अ मदर एंड फादर वो तो आपको वो मान ही रहा है. जैसे मैंने कहा ना, पेरेंट एक इवेंट है, तो मदर फादर भी वही रोल्स में आ गए. पर जब डिफ़िकल्ट टाइम है और जब चाइल्ड आपका सपोर्ट मांग रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है, चाइल्ड आपका बच्चा आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि आई एम योर मदर एंड सो यू हैव टू डू सो एंड सो, और आई एम योर फादर सो यू हैव टू डू सो एंड सो. योर चाइल्ड इज़ आस्किंग फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो जब रोल्स में हम होते हैं ना, तो हम फंक्शन भी रोल्स के हिसाब से चलते हैं. पर अगर हम अपनी पदवी को थोड़ा सा नीचे ला देंगे और उनके साथ एज अ फ्रेंड की तरह बात करेंगे, तो हम बच्चे को ज़्यादा समझ पाएंगे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके बच्चे को चांस मिलेगा कि वो डरे नहीं आपसे, पर जो भी है वो एक्सप्रेस कर सके. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड वो एक रोल को थोड़ा सा साइड पे करके एज अ फ्रेंड उनसे अटैच होना, आई मीन उनसे कनेक्ट होना और फिर उनको गाइड करना. तो तब आपका लैंग्वेज अलग होगा. आप एकदम पॉजिटिवली काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में बात करोगे. एंड लाइक मैंने कहा ना, आप उन पे डालोगे नहीं. यू विल नॉट इम्पोज योर एक्सपेक्टेशंस ऑन दैम. rather you will actually share your knowledge, your experience, your wisdom with them as a parent friend. So for example, if your child says that I don't want to do any school homework and I don't want to go to school, I just want to play with my friends. अब of course ये तो सही तो है नहीं, right? So अगर as a parent you will respond, then you will say like no you have to go to school, no you have to do your homework. हमने आपको इतनी अच्छी स्कूल में भेज दिया है, हम इतनी सारी फीस पे कर रहे हैं, हम आपके लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं. यू आर जस्ट ट्रबलिंग मी. आपको ये नहीं कि मम्मी पापा पूरे दिन काम करते हैं तो आप सिर्फ अपना इतना सा होमवर्क नहीं कर सकते, बस परेशान करना है, बस प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, तुमको कुछ करना ही नहीं है. यू जस्ट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम.
डू यू थिंक दैट ये सब हेल्प करेगा? नहीं ना, आई डोंट थिंक सो इट विल हेल्प. आई डोंट नो अबाउट यू, but what you can instead say to your child is that sometimes it happens that we don't want to do our homework, that we don't want to study, and that we want to waste our time and chill and have fun and enjoy with our friends. Well, all of these things you can do after scheduling your study time and homework time in a specific way. एंड यू नो, जब मैं भी आपकी एज की थी ना, तो कभी मुझे भी मन नहीं करता था, तो मैं क्या करती थी कि जो चीज़ मन नहीं करती थी ना, उसको एटलीस्ट 15-20 मिनट्स या जल्दी कंप्लीट कर लूँ ताकि उस चीज़ से पीछा छूटे, एंड फिर मैं कर लेती थी. डू यू वांट एनी हेल्प, और मे बी वी कैन डू इट टुगेदर, या फिर यू टेल मी what other ways we can schedule this thing so that आपका फन टाइम भी रहे और ये काम भी हो जाए. दैट इज़ वन वे. इससे क्या होगा कि चाइल्ड को पहले तो एक तो है ना, आप दीवार क्रिएट नहीं करोगे, वो बहुत ज़रूरी है, दीवार तो क्रिएट करने की ही नहीं. एंड यहाँ पे क्या है कि चाइल्ड ने बिकॉज एक्सप्रेस कर दिया, तो आपके पास एज अ पेरेंट भी इनफ एविडेंस है ना कि ओके ये प्रॉब्लम चल रहा है. तो फिर आप एज अ पेरेंट साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लो, या स्कूल में किसी की हेल्प लो, या यू एज अ कपल ऑल्सो नीड टू टॉक टूगेदर एंड देन फाइंड आउट कि ठीक है अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व तो करनी पड़ेगी. बट उस मोमेंट में आप चाइल्ड का, बच्चे का दिल जीत लो, उसका मन जीत लो, ताकि वो आपके साथ कनेक्टेड रहे और अकेला आइसोलेटेड ना हो जाए. ये बहुत ज़रूरी है. ओके, एंड देन यू कैन गाइड देम. नेक्स्ट थिंग इज़ रेनफोर्सिंग राइट वर्ड्स एंड एक्शन. सो रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि कोई बिहेवियर जब हुआ एंड आई वांट कि वो सेम बिहेवियर वापस होता रहे इन द फ्यूचर, तो मुझे उसको रेनफोर्स मतलब कि रिवॉर्ड करना पड़ेगा. सो बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर दैट द पॉजिटिव बिहेवियर कीप्स ऑन अकरिंग even in the future, then I have to reward that same positive behavior. That will increase the chance, the possibility, the probability that the behavior will occur again. Okay, so reinforcing your child with right words and actions means what? अगर बच्चा आपसे कुछ जिद कर रहा है या डिमांड कर रहा है, तो उस टाइम आप क्या वर्ड्स यूज़ करते हो और आप क्या एक्शंस करते हो, वो बहुत ज़रूरी है. सो फॉर एग्जांपल, इफ़ योर चाइल्ड हैज़ लर्न टू बी वेरी वेरी स्टबन, मतलब बहुत ही ज़िद्दीपन उसने सीख ही लिया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि बिकॉज यू वांट कि आपका बच्चा आपको डिस्टर्ब ना करे, तो आप उसको ज़्यादा टीवी देखने दे देते हो, या आप उसको ज़्यादा खेलने जाने दे देते हो, या फिर उसके मन में जो आए वो आप उसको करने देते हो. तो आप क्या कर रहे हो? यू आर रेनफोर्सिंग द नेगेटिव बिहेवियर, द रॉन्ग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे ने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद की, बहुत ज़िद की, मतलब पूरा इतना ज़्यादा टेंट्रम्स कर दिए, एंड जस्ट टू कीप द होम एनवायरनमेंट काम, पीसफुल, पॉजिटिव, यू फुलफिल द विश ऑफ द चाइल्ड. उसने जो ज़िद की वो आपने उसको दे दिया. तो अभी आपके बच्चे ने क्या सीखा कि नेक्स्ट टाइम मुझे सिर्फ शोर मचाना है, थोड़ा आंदोलन पे उतर जाना है, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, या स्कूल नहीं जाऊंगा, या होमवर्क नहीं करूंगा, ऐसे सब वो टेक्निक्स अपनी ढूंढेगा. आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट आपका बच्चा होता है, राइट? सो वो अपनी टेक्निक्स ढूंढेगा और अपनी ज़िद मनवाएगा, क्योंकि आपने उसका वो रॉन्ग बिहेवियर रेनफोर्स किया है. So you have to make sure that whenever you are dealing with your child, you use right words and right actions. Right words का मतलब क्या है? आपका जो लैंग्वेज आप यूज़ करो ना, वो फुल विजडम वाली होनी चाहिए. आपका फ्रस्ट्रेशन या आपका इमेच्योरिटी या आपका इमोशनल इम्बैलेंस उस तरीके से नहीं आए. हावेवर एज अ पेरेंट आप भी डिस्टर्ब हो सकते हो, विच इज़ क्वाइट ओके, ठीक है, पर आपको वो भी एक्सप्रेस करना होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, सो जब भी आप मुझे ऐसे परेशान करते हो या ज़िद करते रहते हो ना, मुझे बहुत हर्ट होता है, स्ट्रेस होता है, इरिटेशन होता है, और मैं नहीं समझ पाती हूँ कि आपकी नीड्स को मैं कैसे समझूँ या फुलफ़िल करूँ.
सो हम कुछ बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स आपका जो भी कंडीशन एंड पैटर्न है वो आपको अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा। आप ऐसा अज्यूम नहीं करोगे कि उसको दिख नहीं रहा है या whatever, क्योंकि उसका भी एक अपना पैटर्न डेवलप हो चुका है। So right words means you are using the positive and kind language with your child to explain him. And right action मतलब कि बच्चा जो है ना वो अपने environment से ही सब कुछ सीखता है, ठीक है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सो अगर इफ़ यू एज अ पेरेंट are shouting on the child, or you as a couple are shouting on each other, getting angry and are not talking properly with each other, same thing will be picked up by your child and same thing he or she will do. So आप अपने environment को और मतलब आप अपने आप को एक positive role model की तरह रखो. So this will overall serve you to build a good reinforcement pattern, meaning reinforcing with right वर्ड्स एंड एक्शंस। सो अगर बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है तो आपको क्लियरली एक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट रूल आउट करना पड़ेगा। सो रिवॉर्ड मीनिंग यू एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड टुगेदर आर प्लेइंग दिस गेम, लेट्स से, ठीक है। तो आप लिस्ट डाउन करोगे कि कौन कौन से बिहेवियर्स आपका बच्चा घर में करेगा और कौन कौन से बिहेवियर्स नहीं करेगा। मतलब फिर फॉर एग्जाम्पल टू टॉक पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली, अगर गुस्सा आए तो वहाँ से निकल जाओ, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, डू सम ब्रेथ वर्क, या कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस करके या रूम में शांति से बैठ के 5-10 मिनट बाद आके बात करो। या फिर होमवर्क्स और उसके रिलेटेड क्या है, प्ले टाइम को लेके क्या है, स्क्रीन टाइम, टीवी मोबाइल कितने मिनट्स देखना है, ये सब आपने रूल आउट कर दिया है। अगर बच्चा ये प्रॉपरली फॉलो कर रहा है तो एट द एंड ऑफ द वीक यू विल गिव हिम और हर अ सिंपल गिफ्ट। अब गिफ्ट का मतलब ना सब पैसों से चीज़ें खरीदने वाली चीज़ें को गिफ्ट नहीं कहते, दैट इज़ वन थिंग फॉर श्योर। लेकिन बच्चे को हमें बिगाड़ना भी नहीं है, उसको वैल्यू होनी चाहिए ना आपकी, आपके काम की, मनी की, और वही चीज़ उसको आगे लाइफ में हेल्प करेगा। सो बिगाड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। सो गिफ्ट एज इन यू आर अप्रिशिएटिंग द चाइल्ड, एंड जिस तरीके से उसने टास्क अचीव किया होगा, जो आप रूल आउट कर रहे हो ना बिहेवियर्स को, उस हिसाब से यू कैन डिसाइड। बट आपका वर्ड्स, आपका प्यार, आपका कडल वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह सर्व करेगा थ्रू आउट। एंड जहाँ जहाँ पे भी सपोज कि बच्चे ने चिल्ला दिया या इवन मम्मी डैडी ने भी चिल्ला दिया, पॉसिबल है ना, तो तब पनिशमेंट क्या हो गया। पनिशमेंट का मतलब साइकोलॉजी में ये नहीं होता है कि जस्ट आपको कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जा रही है, नॉट लाइक दैट, वो स्कूल में थोड़ा होता है। यहाँ पे क्या है कि सपोज़ कि अगर आप वो बिहेवियर, सपोज़ कि गुस्सा आया बच्चे को और उसने चिल्ला दिया या उसने खाना नहीं खाया या होमवर्क नहीं किया, तो फिर उसके बदले उसको क्या एक नेगेटिव मतलब एक क्या पनिशमेंट रहेगी, मतलब कि जो भी उसकी फेवरेट चीज़ है, जैसे कि वो एक चीज़ हट जाएगी। सो फॉर एग्जांपल अगर टीवी टाइम आपने 30 मिनट्स शेड्यूल किया था तो वो 30 मिनट्स उसकी कम्प्लीटली चली जाएगी, तो वो उसके लिए एक पनिशमेंट फैक्टर की तरह सर्व करेगा। सपोज़ मम्मी पापा ने चिल्ला के बात की, लेकिन बच्चे को ये बोला था कि नहीं हम चिल्ला के बात नहीं करेंगे, अगर गुस्सा आएगा तो शांत रहेंगे, बाहर जाएंगे, बाद में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये रूल अगर ब्रेक हो गया है तो पेरेंट्स फिर क्या करेंगे, क्योंकि सेम चीज़ फिर बच्चा सीखता है एंड फॉलो करना होता है। सो दिस वे यू विल बिल्ड अप रूल्स एंड पनिशमेंट का कॉलम, या बच्चे के साथ मिलके करोगे, एंड मेक श्योर दैट यू आर रेनफोर्सिंग ओनली राइट वर्ड्स एंड एक्शंस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जहाँ पे भी कोई बिहेवियर आपने गलत, कोई रॉन्ग बिहेवियर आपने रेनफोर्स कर दिया है तो इट्स ओके, आप उसको अब चेंज कर सकते हो। कोई पेरेंटिंग सीख के नहीं आता है, हम सीखते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस। सो you are doing a fantastic job as a parent. It's just that maybe few things जो आपको नहीं पता थी या फिर आपने ओवर टाइम सीखी है, तो अब उसको अप्लाई करना, सही वे में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
सेकेंड थिंग है दैट यू हैव टू बिकम अ पॉजिटिव रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड, मीनिंग लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल. जो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप उनको भी ऐसे मत बोलो कि आप एकदम से कर लो. देखो, आपका रोल एंड पोजीशन और आपके बच्चे की रोल एंड पोजीशन ऑफ कोर्स डिफरेंट वेज में अलग है. बट लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल मीन्स कि इफ़ यू आर फॉलोइंग द रूटीन देन योर चाइल्ड इज़ लाइकली टू फॉलो द सेम, क्योंकि आपको एक पॉजिटिव रोल मॉडल की तरह सर्व करना है. सो जैसे कि जो रोनाल्डो के लवर्स हैं, तो वो कैसे रोनाल्डो की क्वालिटीज़ है, रोनाल्डो का स्टाइल है, रोनाल्डो की जो फूड हैबिट्स है, या उसका रोनाल्डो का जो टी शर्ट है, उसका जो नंबर है, कैसे बच्चे सब कॉपी करते हैं जो भी फुटबॉल लवर्स है. उसी तरीके से अगर आप भी एक पॉजिटिव रोल मॉडल की तरह रहोगे तो आपके बच्चे आपको कॉपी तो वैसे भी करते हैं, लेकिन ये उनके लिए एक राइट एग्जाम्पल हो जाएगा. सो दैट शुड बी द फोकस. And last and most important point is that always focus on the behavior of the person. Always focus on the behavior of the child. मतलब कि अगर आपका बच्चा आपका नहीं भी सुन रहा हो या उससे कुछ गलती भी हो जाए, उसको बेकार मत समझो, उसको रिजेक्ट मत करो, उसको ऐसा मत बोलो कि तू कुछ काम का नहीं है या काम की नहीं है, या फिर हमेशा सेम प्रॉब्लम्स ही रहते हैं, या फिर तुमको ही नहीं करना है एंड ऑल ऑफ दैट. फोकस ऑन द बिहेवियर. वो एज अ पर्सन तो जो है वो है ही ना आपके और मेरी तरह, हम सबकी तरह, पर उसके बिहेवियर पे फोकस करो. और जैसे आप उसके बिहेवियर पे फोकस करोगे तो मतलब कि ठीक से पढ़ नहीं रहा या ठीक से काम नहीं कर रहा या ठीक से कुछ और नहीं कर रहा, तो आप बिहेवियर को टारगेट करोगे तो आप बिहेवियर को चेंज कर पाओगे, जो थ्रू आउट द सेशन मैंने अभी डिस्कस किया. So that should be the focus. And the last point is that love is the answer to everything. So feel love and give love to your child, because love is the answer for everything. Please do share if this video has helped you and start practicing it, and let me know it in the comments. Thank you so much.